हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। पॉलिटी लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है। इससे ये जो लेक्चर सीरीज़ हैं, इसके ज़रिए जो कोई भी एग्ज़ाम है उसमें तुम्हें पॉलिटी के सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन लेक्चर्स का लेवल पैट से लेकर यूपीएससी तक है। शिक्षक भर्ती का जो टैट होता है उसमें जो आता है वहाँ से लेके टीजीटी पीजीटी के जो एक नौकरी के एग्ज़ाम है वहाँ तक है। कोई टेंशन नहीं है, पूरा लेक्चर अच्छे से देखना। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे थोड़े समय बाद। अगर अभी चाहिए हैं तो आपको ख़रीदने पड़ेंगे। पर्सनल मैसेज करिए कॉस्ट के डिस्कशन के लिए। ओके, अब आओ बिना टाइम बर्बाद के पढ़ना शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो, एक तो आधुनिक केंद्रीय प्रशासन की स्थापना जो मैंने जानबूझ के लिखा है उसमें स्थापना के बजाय आरंभ कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये क्यों है? देखो, इसके रेगुलेटिंग एक्ट के पहले क्या था, ये भारत मान लेते हैं। कश्मीर तब बटा हुआ नहीं मानेंगे ना, पाकिस्तान भी जुड़ा होगा, ठीक है, बांग्लादेश भी अपना है, म्यांमार भी थोड़ा बहुत अपना है, जो बाद में अलग होगा। ये इंडिया टाइप मान लिए अंदाज़ा, ठीक है, कला पे उतनी मत जाना। तब होता क्या था, ये हिस्सा मुंबई, मद्रास और बंगाल। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी का इन तीन पे डायरेक्ट कंट्रोल था। मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। इन तीनों पे ही अलग अलग व्यवस्था चल रही थी और हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में तो अलग अलग व्यवस्था थी ही। धीरे धीरे उनको कॉन्कर करा जाएगा ना आगे चल के 1857 तक। तब तक सब जगह अलग व्यवस्था चल रही है। 1773 का अधिनियम पहली बार आधुनिक भारत में, एंशिएंट इंडिया से अब तक की बात नहीं कर रहा हूँ, और औरंगजेब का टाइम मिडीवल इंडिया बोला जाएगा। आधुनिक भारत में केंद्रीय प्रशासन के नाम पे सबसे पहले यही एक्ट आएगा, क्योंकि इसके कारण बंगाल का जो गवर्नर होगा अब वो गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और उसको मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर है वो रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से केंद्रीकृत प्रशासन हुआ कि जिस राज्य की में मैं रहता हूँ उस राज्य का गवर्नर कहीं और के राज्य को भी अब जो है कंट्रोल करने वाला है। और ये गवर्नर उत्तराधिकारी वाला नहीं है, ये गवर्नर पैदा होके उसके पिताजी थे इसलिए नहीं बना है, इसको नियुक्त किया जा रहा है। ये एक तरह से सीईओ पोजीशन है। अभी कंपनी ही राज कर रही ना। पिछले लेक्चर मैंने बताया ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये वाले शासन आएंगे। ये देखो लिखा हुआ है ना, 1773 का रेगुलेटिंग क्या है, ईआईसी के अंतर्गत जब तक शासन है तब तक है। तो ये कंपनियां नियुक्त करेंगी इसको। उसके बाद 1857 के बाद सीधा ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटेन का क्राउन ही रिप्रेजेंट करेगा, वो बात की बात है। तो अभी तुम्हें ये देखना है कि बंगाल का जो गवर्नर था अब वो गवर्नर जनरल बन चुका है। पहले वारेन हेस्टिंग है, वो तो फैक्ट याद रखना ही, छोटे एग्जामों में पूछा ही जाता है। उससे बंगाल और उससे मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं वो रिपोर्ट करेंगे, अर्थात इनके इलाकों में जो अब डिसीजन है वो भी बंगाल का गवर्नर ले सकता है, उससे पूछ सकता है कि क्या व्यवस्था चल रही है, इन्हें बताना पड़ेगा। उसके बाद अब ये आओ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गवर्नर की 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी। क्यों? क्योंकि अब वो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल भी बन चुके हैं, उन्हें दूसरे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इनके पास भी खुद की कार्यकारी सदस्य है। तो अब एक लेजिस्लेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये जो परिषद है ये चुनने का काम भी ईआईसी करेगा, ना कि गवर्नर। जैसे राजा लोग करते थे, राजा अपने मंत्री खुद ही तो चुनते थे ना, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। गवर्नर अपनी काउंसिल तो नहीं चुन सकता, उसे ईआईसी इन लोगों को हायर करेगी।
ठीक है, तो ये भी एक दिमाग में रखने वाली बात है कि मोनार्की का अब पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुका है इन इलाकों में। जॉन मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग और रिचर्ड बारवेल 4 सदस्य बने। चारों के नाम तुम्हें याद रखने हैं, जॉन मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग और रिचर्ड बारवेल। मोनार्की पूरी तरह से निपट जाएगी ना, क्योंकि इन सब की नियुक्ति हो रही है, ये बात सदैव याद रखना, इनकी नियुक्ति हो रही है। इससे पहले क्या होता था, जैसे बंगाल का गवर्नर ही क्या है, तो मीर बख्शी बोला जाता था ना, कि उन्हें सूबेदार नियुक्त किया गया। जैसे पहले सूबेदार नियुक्त होते थे, मुग़ल काल में नहीं, सूबेदार नियुक्त कर दिया गया उनको, सदाउतुल्ला खां को, शुआउतुल्ला खां को, सबको सूबेदार नियुक्त करते थे। पर सूबेदार अपने आसपास किसको रखेंगे, ये सूबेदारों को अधिकार दिया जाता था कि तुम अपना नौकर किसे बनाओगे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, कंपनी ने गवर्नर नियुक्त किया है और कंपनी ही उनका कार्यकारी परिषद नियुक्त कर रही। गवर्नर के पास कोई नौटंकी वाले अधिकार नहीं है कि हम नियुक्त करेंगे कौन हमारे साथ काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो बहुत ही बाद में लोगों को समझ में आया कि कितना बड़ा काम कर गया। 1774 में 1773 के एक्ट के कारण कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा हम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर। नाम आपको याद रखना है। अब एक बात और, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का इम्पोर्टेंस क्या है? ये सब पहली बार हो रहा है। इससे पहले कहाँ न्यायालय होते थे ये बताओ? इससे पहले जो मंदिर और जो मजलिस या मस्जिद या जो जमात जो भी है, उन जगह पे न्याय होते थे। और अगर उनसे दिक्कत होती थी तो वहाँ के राजा, वहाँ के सूबेदार, वहाँ के बादशाह, शहंशाह, निज़ाम, उनके पास जाके गुहार लगानी पड़ती थी। पर आम लोग अपनी जो निजी पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, अपना जो उनका गांव का मुखिया है, वही ये सब कर देता था। प्रधान पंच जो होते थे वो सब कर देते थे। पर ऐसा अब नहीं हो रहा है। बड़े मामलों में अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो चुकी है, जिसको तुम आज के ज़माने का HR रिव्यू बोर्ड भी बोल सकते हो। वो तब इतना ही था ना भाई, कोई कंपनी थोड़ा ही जुडिशियल सिस्टम स्थापित करवा देगी, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने से एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि न्याय व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था स्थापित होना शुरू हो चुकी है, एक मुख्य न्यायालय और 3 अन्य न्यायाधीश थे, एलिजा हम्पे, हाइड, चैम्बर्स, लेमेस्टर। अब ये बताओ 1773 के जो एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बोला जाता है? रेगुलेटिंग नाम क्यों पड़ा वो अगली लाइन से समझ में आएगा। कंपनी के अधिकारी को, ब्रिटेन की सरकार में ये एक्ट आया है जिसे कंपनी पे लाया गया है, तो कंपनी के अधिकारियों को अब निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। इससे पहले क्या होता था कि चूंकि रिश्वत लेना, उपहार लेना और निजी व्यापार करना अलाउड है, तो सबके सब मरे जा रहे थे EIC में काम करने के लिए, और यहाँ आते खूब लूटपाट करते, रिश्वत लेते, व्यवस्था करते और अच्छे से पैसा कमा के धनी होके चले जाते। सरकार को ब्रिटेन की जो ताज है उसको ये पसंद नहीं आया कि अरे यार हमारा कब्जा है, तुम हमारे ही तो कंपनी हो, तुम कमा कैसे रहे हो बिना हमें दिए? दिस इज़ रॉन्ग। उनको ये नहीं था कि रिश्वत लेना पाप होता है, नहीं, हमारे अलावा कोई रिश्वत नहीं लेगा। तुम लोग निजी व्यापार करके रिश्वत कमाए कैसे, तुम लोग पैसा कैसे कमाए? उनको बस इस बात का कष्ट था ब्रिटेन के राजनेताओं को, तो उन्होंने निजी व्यापार बंद किया, बैन और उपहार रिश्वत बंद कर दिया। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो ये है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भारत में इससे पहले तुम कंपनी राजस्व कैसे कमा रही है, किसी अपनी सेना का क्या कर रही है, नागरिक मामलों में कुछ कर तो रही है, उसके बारे में कुछ जो मना कर रही थी कंपनी, सरकार को ये बात पसंद नहीं आई ब्रिटेन की, तो उन्होंने कंपनी में कहा कि तुम्हारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जिससे हम जब चाहे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी की ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सरकार को देगी। ऑब्वियसली
बैन कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए हो जिसकी जवाबदेही सरकार की हो सुनिश्चित भी करवा रहे हो, न्यायालय की स्थापना करवा रहे हो और कार्यकारी परिषद भी तुमने बनाई है, तो इस कारण से इसको प्रथम संवैधानिक नियमावली बोल दिया जाता है। कोई 1773 प्रथम संवैधानिक नियमावली थी या 1773 भारत में संविधान की शुरुआत थी, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आंसर राइटिंग में आते तो तुमको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इससे पहले कंपनी का शासन पूरी रूप से उसके हाथ में था, अब उसे सरकारी रूप मिल गया है। ये ज़्यादा लास्ट वाला पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है। अब आप समझेंगे कि उसमें जो ये छोटा सा संशोधन हुआ वो और सुनेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस करेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है इसको, 1781 में हुआ था। क्यों हुआ था? देखो 1774 में उच्चतम न्यायालय बन गया कि नहीं बन गया? अब न्यायालय बना है तो मुकदमे भी तो चलेंगे ना, किस पे चलेंगे? गोरों का न्यायालय है तो गोरों पे तो चलना ही है, ब्रिटेन का न्यायालय है तो ब्रिटेन वालों पे चलना ही है। ब्रिटेन वालों पे चलने लगा तो भारतीय वाले उनको फिर इसी के ज़रिए घेरने की कोशिश करने लगे कि ये हमारे यहाँ ये गलत किए हैं, इन पे केस ठोक देते हैं। जो वकील थे उनको पैसा दे दिया जितना था और वहाँ के अधिकारियों पे केस चलने लगे, जिससे वहाँ के अधिकारियों को बहुत दिक्कत आई कि अरे ऐसे कैसे यार, तुम हमारे गुलाम हो, तुम हम लोगों पे ही केस चलाओगे? नहीं, जिससे 1781 में एक संशोधन हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी है, कार्यकारी परिषद के जो सदस्य हैं, गवर्नर जनरल हैं, इन पे केस नहीं चल सकता है। इन पे ब्रिटेन में चलाओ, इंडिया में कुछ नहीं चल सकता। और ऑब्वियसली अब इंडिया का आदमी ब्रिटेन केस तो करने जाएगा नहीं, और ब्रिटेन पे इन पे कोई केस करेगा नहीं, क्योंकि उनको तो ये पैसा पहुंचा रहे हैं। तो उससे फिर इन लोगों को बहुत आज़ादी मिली लूटपाट करने की। कर्मचारियों को इसलिए लिख दिया कि अगर केवल गवर्नर जनरल और इन सदस्यों को छोड़ देते तो बाकी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाते कि ये क्या है, तुम लोग कुछ भी खाओगे पियोगे, हमें तुम जेल भेजोगे, ऐसा तो नहीं है। तो कंपनी के कर्मचारियों को भी इससे बाहर रख के उनको भी सुरक्षा दे दी गई, जिससे कि सभी के अंदर कर्मचारियों में जो ये रोष था कि निजी व्यापार करना बैन है, वो दिक्कत ख़त्म हो गई। क्योंकि अब हम निजी व्यापार करेंगे अभी तो तुम मुकदमा चलाने तो ब्रिटेन जाओगे ना, और ब्रिटेन वालों को हम पैसा पहुंचा देंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो कंपनी के कर्मचारियों को जो ये छूट मिल रही है, ये सबसे ज़रूरी बात है। इससे जो 1773 में जो निजी व्यापार बैन हुआ है, रिश्वत लेना बैन हुआ है, वो सारा लगभग निल हो गया। क्योंकि केस कहाँ चलेगा? ब्रिटेन में केस कौन ठोकेगा? जो ब्रिटेन का होगा। कंपनी का कर्मचारी यहाँ रिश्वत ले रहा है, उससे ब्रिटेन में कहाँ से तुम लगा दोगे? इंटरनल पॉलिटिक्स भी थोड़ी शुरू हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं। अभी डेलहौजी तो इनके बारे में जब पढ़ाऊँगा, इन पे सब पे केस चले थे आगे चल के, बड़ा ही ऐश किए ना इंडिया में आके, सब पे केस चले, सब अपने यहाँ बहुत गाली खाएँ ब्रिटेन में। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगले लेक्चर में हम पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस करेंगे, और टेलीग्राम पे अब इस लेक्चर को अपलोड करने के साथ ही मैं बहुविकल्पी और मेंस के क्वेश्चन देने वाला हूँ। प्लीज़ सॉल्व देम ऑल और उनको पोस्ट करिए, जिससे कि मैं उनको रिव्यू कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।